नमस्कार, मुंबई के सीएसटी से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मौसम की खबर के साथ। लगातार बारिश से राहत तो मिली है लोगों को इस गर्मी से, लेकिन परेशान करने वाली तस्वीरें भूस्खलन और बाढ़ की सामने आ रही हैं। इस वक्त वो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में कल से मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आई है। आज दोपहर के बाद भी दिल्ली में तेज बारिश देखने को मिली। ये दिल्ली के लोहा ब्रिज की तस्वीरें हैं, जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की तस्वीरें हैं। भूस्खलन के बाद सड़क ब्लॉक हो गई। यहां बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से पहाड़ में दरार पड़ गई और टूटकर गिरने लगी। पहाड़ी खिसकने की वजह से रास्ता भी टूट गया। सैकड़ों की संख्या में लोग रास्ते में फंस गए। ये जम्मू कश्मीर के गंदरबल की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ बहता जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। फंसे हुए लोगों को राहत बचाव टीम निकालने में जुटी हुई है। अब तमिलनाडु के मदुरई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां जबरदस्त बारिश के बाद वैगई डैम का जलस्तर बढ़ चुका है। राजस्थान के ढोलपुर की तस्वीरें हैं, जहां एक गैस सिलेंडरों से लदा ट्रक बाढ़ के बाद पानी के तेज बहाव में फंस गया। हालांकि लोगों की मदद से ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हैदराबाद के एक टीकाकरण केंद्र के बाहर लगातार दूसरे दिन भगदड़ जैसे हालात रहे। लोगों को टीके की दूसरी डोज लेनी है, लेकिन टीके की कमी है। जमीनी हालात क्या है, उमा सुधीर की इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद में एक टीका केंद्र के बाहर लगातार दूसरे दिन भगदड़ जैसे हालात रहे। लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेना है, जबकि टीके की कमी है। कोई सिस्टम नहीं है। सुबह में आया तो कतार थी, बाद में कतार खत्म हो गई। लोग धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे पर गिर रहे थे और घायल हो रहे थे। We came for the vaccine 6 o'clock in the morning. हम वैक्सीन के लिए सुबह 6 बजे आ गए और करीब 9 बजे भगदड़ होने लगी। तालमेल के लिए लोग नहीं हैं। Proper coordination first of all. कई लोगों ने शिकायत की कि कोवैक्सीन मिलना मुश्किल है। आप क्या कुछ दिनों से ट्राई कर रहे थे कोवैक्सीन के लिए? लास्ट टाइम 1 वीक 2 दिन आए थे, कोवैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड है। बल्कि हमारे को मॉर्निंग 6 o'clock आए के 10 o'clock तक वेट करे, वापस गए। अभी 2 दिन से आ रहे। कल भी हम लोग गिरे, हमारे को वैक्सीन नहीं मिला है। आज भी गिरे, हमारे को घुटने को लगा, भी चोट लगा हमारे को। डोसेस लोपड़ने वाले सरिपोते ही। कुछ हफ्तों से लोग कह रहे हैं कि कोवैक्सीन की दूसरा डोज उनको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसकी शॉर्टेज है। तेलंगाना में 5 में से 1 ने कोवैक्सीन ही लिया है और 1 महीने के अंदर अंदर उनको दूसरा डोज लेना है। डॉक्टर कहते हैं भीड़ टीके की कमी की वजह से नहीं, बेमतलब घबराहट की वजह से है। कमी नहीं है, लोग चिंता में पागल हुए जा रहे हैं। हमारे पास काफी स्टॉक है। अगर वे लाइन में आए तो हंगामा नहीं होगा और हम सबको टीका दे पाएंगे। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। जब अतिरिक्त पुलिस बल और निगम के कर्मचारियों को बुलाया गया तो लोगों की भीड़ लंबी कतार में बदल गई। तेलंगाना के 30% लोगों को पहला टीका लग चुका है और 10% से कुछ कम को दूसरा टीका। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब उन मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी जो शारीरिक तौर से असमर्थ हैं, चल फिर नहीं सकते, बिस्तर पर पड़े हैं। उन्हें टीका लगाने के लिए बीएमसी उनके घर पर पहुंचेगी। बीएमसी ने ऐसे 4466 लोगों की सूची तैयार की है। ट्रायल रन की शुरुआत आज से हुई है और इस पूरे ड्राइव की शुरुआत अगस्त में होगी। 78 साल की महमूदा फारूकी चल फिर नहीं सकती। कोविड की दूसरी लहर में ये ऑक्सीजन पर रहीं। आगे सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन सेंटर तक जा नहीं सकती क्योंकि शारीरिक रूप से असमर्थ हैं। ये कोविड-19 से पहले मेरी मम्मी को तो बहुत प्रॉब्लम था। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से घर पे सब ट्रीटमेंट किया। आज वो ठीक हैं, लेकिन चल फिर नहीं सकती हैं। इनको हम लोग इनकी खिदमत करते हैं, इनको टाइम से खाना देते हैं, सूप देते हैं, जूस देते हैं। और मेरे अब्बा भी अभी 1 महीना पहले भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे और इनका सोडियम वगैरह भी कम हो गया था। तो ये सब प्रॉब्लम है। अब ऐसे प्रॉब्लम के साथ हम इनको कहाँ ले जाएं, क्या करें वैक्सीन के लिए।
सेंटर पे ले जा नहीं सकते और ये लोग जा नहीं सकते वहाँ। 63 साल के नारायण कल्याणकर भी घुटनों की तकलीफ के चलते चलने फिरने में असमर्थ हैं। पहली लहर में इन्हें कोविड हो चुका है। वैक्सीनेशन सेंटर जाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक कतार में खड़े नहीं रह सके। जाने के मौजूद भी बोलता है हमारा नंबर नहीं आया, कुछ नहीं आया, फिर वापस वहाँ से रिटर्न आओ। ये अपने भी जमता नहीं, भाग दौड़ में यही सब से अपना घर में बैठ। दोनों घुटने में दर्द है, चल नहीं सकते ज्यादा करके, और साथ चढ़ता है मेरा, ये हिसाब है मेरा। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद मुंबई में ऐसे 4,466 लोगों की सूची बीएमसी ने बनाई है जो बिस्तर पर पड़े हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं। इनको कोरोना की वैक्सीन घर पर जाकर देने की योजना है। ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो चुका है। प्रायोगिक तौर पर सफल होने के बाद अगस्त से डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए निजी संस्था प्रोजेक्ट मुंबई का सहयोग बीएमसी ले रही है। विशेषज्ञों के दिशा निर्देशानुसार इनको कोवैक्सीन दी जाएगी। नियम के मुताबिक इन्हें कम से कम 6 महीने से बिस्तर पर पड़े होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र दिखाना होगा। विशेषज्ञों की टीम की अगुवाई में टीकाकरण किया जाएगा। अपने घर पर ही वैक्सीन लेने के लिए पहले अपनी पूरी जानकारी covidvax2bedridden@gmail.com पर ईमेल के जरिए भेजनी होगी। मुंबई वासी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही इसका स्वागत करने योग्य कदम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, और हमारे हिसाब से तो लगभग सभी को वैक्सीन लेना चाहिए। जो तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई गई थी वो सभी सारी चीज़ें गलत है। गवर्नमेंट अगर कुछ करती है जनता के लिए तो जनता को भी वो चीज़ समझना चाहिए। बहुत गवर्नमेंट ने अच्छा स्कीम निकाला है, यानी जो एजेड लोग होते हैं उनको चलना मुश्किल हो जाता है, लाइन बीन लगाना पड़ता है, उसके लिए अच्छा स्कीम है। इन फैसलों के बीच आंकड़े बताते हैं कि टीकाकरण की रफ्तार मुंबई में जून की तुलना में जुलाई में 23% धीमी पड़ी है। तीसरी लहर की आहट भांपता महाराष्ट्र ज्यादा से ज्यादा टीके की मांग लगातार उठा रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और संसद की दोनों सदनों में आज भी पेगासस जासूसी मामला और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा और आज भी सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को भी कार्रवाई नहीं चल पाई। लगातार 9वें दिन विपक्ष पेगासस जासूसी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करता रहा। Some members are visiting in the house, city bazaar. Some people are taking placards and going and standing in front of the minister. All these things, we are taking the house to a new low. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीटीवी से कहा, पहले कई बार नियम 267 के तहत चर्चा होती रही है। 4 अगस्त 2010 को महंगाई दर पर चर्चा हुई, फिर 7 दिसंबर 2012 को खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर चर्चा हुई। 22 अप्रैल 2013 को किसानों की आत्महत्या के मसले पर चर्चा हुई। 23 अप्रैल 2015 को कृषि संकट पर चर्चा हुई। 10 अगस्त 2016 को कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हुई और 16 नवंबर 2016 को नोटबंदी पर चर्चा हुई। देखो, एक गतिरोध तोड़ना है तो सरकार आगे आना चाहिए। हर बात को यह नहीं कह सकती कि सदन अपोजिशन चलने नहीं दे रहा। अरे आपका काम होता है, आपका कर्तव्य होता है कि इसको कैसा सुलझाए, तो सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि पेगासस इशू फर्स्ट हमने लिया है, सभी पार्टियों ने मिलकर एकजुट होकर दिया है। उसको चर्चा शुरू करो, रिप्लाई दो और उसमें होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट रहो और उत्तर तो होम मिनिस्टर देने दो। अनेक विषयों को लेकर विपक्ष हो हल्ला करता रहता है। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जो उपयुक्त विषय हैं, चाहे वो किसान का हो चाहे वो अन्य विषय हो, उन पर भारत सरकार चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। टकराव की ये तस्वीर लोकसभा में भी दिखाई दी, जहां स्पीकर की कोशिशों के बावजूद सदन नहीं चल सका। मानसून सेशन के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव में धुल जाने की संभावना बढ़ गई है। लोकसभा स्पीकर की खड़ी खोटी सुनाने के बाद भी विपक्ष पेगासस जासूसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के सफाई से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार ने अब तक इसको लेकर कोई संकेत नहीं दिए हैं। आज जो है जो कोरोना महामारी है उसके ऊपर 193 में चर्चा होनी थी, लेकिन उसको भी जो है गतिरोध के चलते नहीं होने दिया गया और ये जो है वो स्थगित करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो है ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए।
सर सदन नहीं चल रहा है, सरकार आरोप लगा रहे, क्यों? जो डिस्कशन हम लोग मांग रहे, अपोजिशन मांग रहे, उसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? सरकार उसको अगर ध्यान दे, अगर सदन चलाना चाहते तो डिस्कशन दे दे। संसद के मॉनसून सत्र का लगभग आधा हिस्सा निकल चुका है, लेकिन पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक विवाद और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग की वजह से संसद में गतिरोध अब भी बना हुआ है। ऐसे में अगले हफ्ते अगर सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई नई पहल नहीं की तो पूरे मॉनसून सेशन के हंगामे के भेंट चढ़ने का खतरा और बढ़ जाएगा। संसद भवन से राजीव रंजन और शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब सदस्य पप्पू, फेंकू, बंटाधार, मूर्ख, झूठा, चोर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। विधानसभा सचिवालय ऐसे असंसदीय शब्दों की सूची तैयार कर रहा है। 9 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले सदस्यों को जो ये सूची है वो उपलब्ध करा दी जाएगी और अपेक्षा रखी जाएगी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो कार्यवाही के दौरान न करें। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। पप्पू, फेंकू, बंटाधार, चोर, नालायक, गधा, मामू, मंदबुद्धि, झूठा जैसे करीब 1500 असंसदीय शब्दों की एक सूची मध्य प्रदेश विधानसभा ने बना ली है। माननीय सदन में अब इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर वो शब्द हैं जो पहले सदन की कार्यवाही से विलोपित हो चुके हैं। एक संसदीय शब्दावली का उपयोग होना चाहिए, परस्पर सम्मान भी बना रहे और सदन की कार्यवाही की गरिमा भी बनी रहे। तो उस दृष्टि से हमने एक संकलन बनाया, माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश था। तो हमने पूरे जो हमारे अभी तक की प्रतिवेदित कार्रवाइयाँ थीं पिछले सत्र तक की, उनमें से निकाल करके एक संकलन बनाया और शीघ्र ही वो आप लोगों को भी उपलब्ध होगी और माननीय सदस्यों को भी हम उपलब्ध कराएंगे। विधायकों को विधानसभा में अब अपनी बात रखने के वक्त शब्दों के चयन और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। विधानसभा में शब्दों की आचार संहिता लगने पर दोनों दलों के अपने तर्क हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने वो शब्द जो सामाजिक मर्यादाओं को तार तार करते हैं उनको निकालने की प्रोसेस चालू की, जो स्वागत योग्य है। और मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है और वो समाज को संदेश भी देता है। इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव समाज पे पड़ते हैं। तो विधानसभा का ये कदम स्वागत योग्य है। इस प्रकार के जो शब्द है जो कि असंसदीय है, उन शब्दों को विधानसभा में चर्चा नहीं होना चाहिए, उन शब्दों के साथ आना भी नहीं चाहिए, उनको लेना भी नहीं चाहिए। हम लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठते हैं, जनता जनार्दन की कृपा से हम लोग आते हैं। तो जनता को सुकर लगे, जनता को आनंद की अनुभूति हो, उस प्रकार के शब्दों का संवाद होना चाहिए। विधानसभा की बैठकों में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौरान कई बार असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे में कई बार विधानसभा अध्यक्ष को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्दों को कार्यवाही से बाहर करना पड़ता है, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। संसद ने ऐसे शब्दों की सूची बनाई है जिनका प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश संभवतः पूरे देश में पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां सत्र से पहले विधायकों को बता दिया जाएगा कि उन्हें किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 12वीं के नतीजे हुए घोषित। और सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं के नतीजे आज दोपहर 2 बजे घोषित कर दिए हैं। इस साल की परीक्षाओं में 99.37% बच्चे पास हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस साल परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और सीबीएसई ने एक विशेष फॉर्मूले के तहत मूल्यांकन कर जो नतीजे हैं वो घोषित किए हैं। शुक्रवार सुबह सीबीएसई ने बड़े फिल्मी अंदाज में घोषणा की कि आज 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद बच्चों में उत्साह और उत्सुकता दोनों नजर आए। सीबीएसई ने एक विशेष फॉर्मूले के तहत मूल्यांकन कर नतीजे घोषित किए हैं। मूल्यांकन के लिए सीबीएसई ने 40% प्लस 30% प्लस 30% का एक फॉर्मूला तैयार किया था। 40% वेटेज 12वीं कक्षा के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम को मिले अंकों को दिया गया। 30% वेटेज 11वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम के नंबरों को दिया गया और 10वीं कक्षा के 5 विषयों में से 3 विषय जिनमें बेहतर अंक हैं उनका वेटेज 30% रखा गया।
इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। 12वीं की परीक्षा में 99.37% छात्र सफल हुए। 99.67% लड़कियां और 99.13% लड़के। केंद्रीय विद्यालय के 100% छात्र पास हुए। 10% छात्रों ने 90% से अधिक और 5.37 छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए। लेकिन ज्यादातर छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नजर नहीं आए। जो उम्मीदें थी उसके हिसाब से तो रिजल्ट हमारा खराब रहा है, क्योंकि ज्यादा के लिए कहेंगे नहीं, हमारी 80+ की उम्मीदें थी, तो उस हिसाब से हमारा रिजल्ट आया नहीं है। I got my results today and मैंने इससे बेहतर की उम्मीद की थी। अच्छा होता अगर CBSE ऑनलाइन परीक्षाएं कराता। if CBSE would have taken the exams offline or online. वहीं शिक्षक संतुष्ट नजर आए। ऐसा रिजल्ट ना कभी पहले आएगा और हम ऐसा चाहेंगे कि इस तरह का रिजल्ट कभी ना ही आए भविष्य में, तो सभी के लिए अच्छा होगा। सभी ने बहुत मेहनत की। एजुकेशन फ्रेटर्निटी के लिए एक सैल्यूट करना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस रिजल्ट को तैयार करने में एक पूरे चैलेंज की तरह से उसको लिया और वो रिजल्ट आज हमारे सामने है। जहां तक इसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, मैं कहूंगी कि ये रिजल्ट जो स्कीम ऑफ असेसमेंट था वो काफी रिलायबल, अनबायस्ड था, ट्रांसपेरेंट था और वैलिड भी बहुत था। जो भी पढ़ाई बच्चों की हुई वो ऑनलाइन माध्यम से ही हुई और जो परीक्षाएं भी हुई वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही करानी पड़ी, जिसमें काफी चैलेंज था। जो बच्चे मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें अगस्त में परीक्षाएं देने का अवसर दिया जाएगा। कुछ बच्चे नतीजों से संतुष्ट भी हैं और कुछ असंतुष्ट भी, लेकिन इस बार का दौर बेहद अलग था। कोरोना की लहर थी, सैकड़ों शिक्षकों की मौत हुई कोरोना से, सैकड़ों बच्चे भी अनाथ हो गए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने असंतुष्ट बच्चों को यही सलाह दी है कि इस पूरी प्रक्रिया से सीखें और आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और CISF ने दिल्ली के शास्त्री पार्क में DMRC से जुड़े CISF यूनिट के 7 रिटायर्ड कुत्तों के लिए अभिनंदन कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में इन सभी कुत्तों को मेडल्स और सर्टिफिकेट दिए गए। इन 7 कुत्तों ने करीब 10 साल काम किया और मेट्रो प्रीमाइसेस के भीतर कई संदिग्ध बैग्स को तलाशा। इनमें से 4 लैब्राडोर, 1 गोल्डन रिट्रीवर और 2 जर्मन शेफर्ड हैं। इस कार्यक्रम के बाद इन सभी कुत्तों को NGO के हवाले सौंप दिया गया। संदिग्ध वस्तुओं को चेक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सर। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के CST से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।